together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Shaheen-e-Urdu. दोस्तों आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन-ए-उर्दू में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग मानू से फ़ारिग उन तलबा व तलबात से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से अपने अपने फ़ील्ड में एक आला मकाम हासिल किया है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से संवार रहे हैं, सजा रहे हैं और रवां दवां हैं। चुनांचे उन्हीं होनहार तलबा में से एक तालिब इल्म जनाब एजाज़ अहमद साहब हैं, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस वक्त बेंगलोर में काम कर रहे हैं। एजाज़ साहब, आपका हमारे इस शाहीन-ए-उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल जवाब और आपसे जानने की कोशिश करूं कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी पेशा लाइफ कैसी गुजर रही है, मुख्तसरन आपका बायोडाटा मैं हमारे सुनने वालों देखने वालों के लिए पेश करना मुनासिब समझता हूं। एजाज़ अहमद साहब पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप जैन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें पर उबूर हासिल है उनको, जिसमें इन्हांस मॉडल परफॉर्मेंस, उसके अलावा टेक्स्ट समराइजेशन यूजिंग जैन एआई, उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल चैटबॉट यूजिंग जैन एआई और रिसर्च और डेवलपमेंट में इन तकनीकी चीज़ों में आप रिसर्च और डेवलपमेंट में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं उनमें आपको तकनीकी महारत हासिल है, जैसे पाइथन की प्रोग्रामिंग है, टूल्स एंड ओएस है, लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स और उसके तई जितनी भी तकनीकी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को आपने उसमें महारत हासिल की है। इसके अलावा आपने दर्जनों ऐसे कोर्स हैं जो एआई से और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हैं, उन तमाम चीज़ों में आपने सर्टिफिकेट भी हासिल किया है, जो उसकी फहरिस्त अच्छी खासी लंबी है। आपको अचीवमेंट्स भी हासिल हुए हैं, जिसमें टिपा में अच्छी कारकर्दगी की वजह से आपको कुछ अच्छे अवार्ड भी मिले। TIOT इसमें आपको सेलेक्ट भी किया गया और बहुत जो ये वो चीज़ है जिसमें आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था जिसमें लोगों ने अपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए थे। तो आइए, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कैसे हासिल की और इन तमाम चीज़ों को के करने के बाद उनको क्या इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया, इन तमाम चीज़ों पर तो उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एजाज़ साहब, आपसे ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आप इस वक्त फ़िलहाल कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? जी, फ़िलहाल मैं IBM में एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में हम लोग एजेंटिक एआई पे काम करते हैं। जैसे आपको
एआई असिस्टेंट होता है, जैसे आपने गूगल का सुना होगा, जेमिनी होता है, एलेक्सा होता है, उसकी तरह हम्म। सिरी है, जिससे आप बोल के बात करके कुछ काम करा सकते हैं। तो उसी तरह का हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ये आपको सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, बल्कि इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ वो काम भी एग्ज़ीक्यूट करेगा। जैसे फ़िलहाल मैं बेंगलुरु में हूँ, अगर मैं कहूँ कि हमको हैदराबाद के लिए फ्लाइट बुक करना है, तो वो एक जैसे ह्यूमन असिस्टेंट होता है, उसी तरह से वो क्या करेगा, आपके लिए फ्लाइट भी बुक कर देगा, आपके बिहाफ़ पे ट्रांज़ैक्शन भी कर देगा। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं और उस तरह का एजेंट हम बना रहे हैं। उसी से मिलता-जुलता आईबीएम। इससे पहले आप कहाँ-कहाँ काम कर चुके हैं उसके बारे में मुख्तसर बताइए? जी, इससे पहले मैं सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर में था। वहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कंप्यूटर विज़न पे काम करता था। मोस्टली सोनी के डीएसएलआर पे काम करता था। वहाँ पे ऑटो फ़ोकस और बहुत सारी चीज़ें जो सोनी के कैमराज़ में फ़ीचर्स होते हैं, जिसमें हुँ। मैंने काम किया है। उससे पहले मैं इग्निटेरियम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे में था वहाँ पे, और उससे पहले मैंने इंटर्नशिप की है कुछ आईओटी डॉट इन में, और तो ये सारे मेरे काम के रिलेटेड है। ये सारा काम मैंने किया है। तो चलिए, ये तो आपकी पेशा-वराना ज़िंदगी थी कि इस वक़्त आप कहाँ पे हैं और आप क्या कर रहे हैं। अ, स तो ज इसके अलावा हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपनी तालीम की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? जी, 10th तक तो मैं गाँव से ही किया था, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरुआत हुई। इंटरमीडिएट भी मैंने गाँव में ही एडमिशन लिया था, लेकिन मैं पटना आके इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। तो वहाँ से फिर काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, और हमारे इकबाल साहब भी हैं जिसका आपने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने ही मानू के बारे में बताया कि मानू है एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ऐसा-ऐसा है, सीएस से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो मैंने उनके कहने पे ही ये फॉर्म भरा था। तो माशाल्लाह जी। 10th तक तो मेरी तालीम ज़्यादातर इंग्लिश में थी। उसके बाद इंटरमीडिएट भी इंग्लिश में थी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, ख़ास करके उर्दू। जो ज़बान मेरी उर्दू है वो सही थी मदर टंग, लेकिन एग्ज़ैक्टली हम लोग पूरा सही नहीं बोलते थे। तो यहाँ पे आके माशाल्लाह बहुत सही हुआ। आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो इंग्लिश मीडियम से, लेकिन फिर उसके बाद जब आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आए, तो यहाँ पर आपने एक तकनीकी प्रोग्राम जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो आपने किया होगा उसको उर्दू में किया। तो वो आपका हौसला कैसे पैदा हुआ? वो आप कैसे कर पाए ये काम? दरअसल हमारी जो बातें होती है वो ज़्यादातर तो उर्दू में ही होती है, और जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो टीचिंग वग़ैरह होती है, वो सारी चीज़ें तो कम्युनिकेशन मोस्टली उर्दू में ही होती है। तो उससे कोई हुँ। ज़्यादा मसला नहीं हुआ। बाकी टेक्स्ट बुक की चीज़ें थी, तो सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से पढ़ी। तो ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जब आपके का जो घरेलू माहौल था, वो यकीनन उर्दू बोलते होंगे, उर्दू समझते होंगे और उर्दू का माहौल रहा होगा, तभी आपको मानू आने के बाद गैर मानूसियत महसूस नहीं हुई? जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी अम्मी हैं और मेरे अब्बूजान हैं, ये सारे लोग माशाल्लाह उर्दू में काफ़ी महारत है। लेकिन मैं ही थोड़ा मेरी बदनसीबी कहिए, मैं उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाया उर्दू, और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो उर्दू आप समझ जाता था, लेकिन आपको लिखने और पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती थी, जो कि मालूम आने के बाद वो पूरी हो। आपकी इब्तिदाई तालीम इंग्लिश मीडियम से हुई, फिर उर्दू मीडियम में आए और यहाँ पर आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया। यहाँ के सफ़र के बारे में और बताइए कि आपको जब असातिज़ा किराम किसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बताते थे, तो वो जब उर्दू में बताते थे, तो क्या आपको समझने में कभी दिक्कत या दुश्वारी कभी पेश आई? जी, कभी भी दुश्वारी पेश नहीं। दरअसल जब मैं मानू में आने वाला था, तो मैं सोचा था कि इंग्लिश मीडियम से चूँकि मेरी पढ़ाई थी, तो पढ़ने-लिखने में तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बोलने में दिक्कत होती थी। तो मानू में आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश तो दूर की बात है, आई थॉट कि आई विल इम्प्रूव माय इंग्लिश, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरी उर्दू भी सही नहीं है। तो यहाँ आने के बाद उर्दू भी सही हुई, साथ-साथ लेक्चर्स वगैरह जो टीचर्स से गुफ्तगू होती थी, और जो चीज़ें वो लोग पढ़ाते थे, तो कोई मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो बातें होती थी, और चूँकि मेरी ज़बान उर्दू है, मदर टंग उर्दू है, तो वो समझने में कुछ दिक्कत नहीं हुई। बाकी अगर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो हमारे प्रोफ़ेसर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा वगैरह हैं, उनकी मेहरबानी थी कि जो ऐसे सिंपल टर्म में समझा देते थे, तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी दिक्कत नहीं। चूँकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और आपने यहाँ पे उर्दू में तालीम हासिल की,
तो आपको कभी लगा कि वो जो अंग्रेज़ी में जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको उर्दू में कन्वर्ट किया जाए? कभी आपने सोचा, कभी आपके जहन में आया कि अगर इनको कन्वर्ट किया जाए, जैसा कि आपने बोला कि आप एआई में काम करते हैं, तो क्या ऐसा कभी आपने सोचा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि जितने भी उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए कि ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाए और जितने भी और उर्दू मीडियम के इंस्ट्रक्शन के जो बच्चे हैं वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए? इस पॉइंट पे कभी ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग गूगल का ट्रांसलेट वगैरह हम देखते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डेवलप कर सकते हैं। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे जो आपने टेक्नोलॉजीज़ वगैरह इसमें लिखा है, आप जैसे चैट जीपीटी के ज़रिए से या और भी जो गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप ये बोलें कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप की तरफ आपका कोई जहन गया हो तो एक उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए, और आप जैसे जो होनहार तलबा यहाँ से निकले हैं उनके लिए वो तो एक बहुत अच्छा खिदमत फ्राहम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को? जी, बिल्कुल किया जा सकता है इस तरह से इंशाल्लाह। और इसके बारे में मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो ये चीज़ें ख़्याल में थी, लेकिन चूँकि ये अभी जो फ़िलहाल जो मेरी एआई की अंडरस्टैंडिंग है उस वक़्त तो थी नहीं, तो मैं सोच नहीं पाता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो आप एकदम कंप्लीटली अनरिलेटेड हो जाता है। कंप्लीटली मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ैक्टली है क्या ये? तो उसके लिए हम इंशाल्लाह ये किया जा सकता है, मतलब ये कन्वर्ट किया जाए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम किया जा सकता है। कोई इस ज़्यादा मतलब मेरे ख़्याल से उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये पॉसिबल है और हमको लगता है फ्यूचर में ये काम आसानी से हो जाएगा। और आप जैसे लोग जैसे उस फील्ड में हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों फील्ड में महारत रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस ज़ाविये से भी लोग सोचेंगे और इस पर कुछ अच्छा सा काम होगा और उर्दू के लिए खिदमत होगी और उर्दू भी प्लेटफॉर्म में आ जाएगी और एआई के ज़रिए से सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी लोगों के सामने आ जाएंगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर एक बार आप तमाम लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानो 90.0 एफएम का करियर मोटिवेशन शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे देवेंद्र सत्यार्थी की। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। 1925 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1927 में तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जगह जगह घूमकर उन्होंने हज़ारों लोकगीत जमा किए। कुछ अरसे तक दिल्ली में इंडियन फार्मिंग की इदारत की। 1948 से 1956 तक आजकल हिंदी के मुदीर रहे। 1976 में उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बजती रही लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में शाये हुई। नए देवता और बांसुरी बजती रही और चाय का रंग उनके उर्दू अफसानों के मजमूए हैं। इनके अलावा धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश और गाए जा हिंदुस्तान लोकगीतों के मजमूए हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू के अलावा हिंदी और पंजाबी में भी इल्मी और अदबी सरमाया छोड़ा है। इनके अफसानों की बुनियाद देवमालाओं और लोकगीतों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये थे देवेंद्र सत्यार्थी और उनके अदबी कारनामे। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है।
रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानो 90.0 एफएम का करियर मोटिवेशन शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप तमाम लोगों का हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे गेस्ट जनाब एजाज़ अहमद साहब हैं, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बेंगलोर में इस वक्त IBM में काम कर रहे हैं। इससे पहले वाले शिक में हम लोगों ने इनसे उनके तालीमी सफ़र के बारे में बातचीत की। अब हम दूसरे शिक में आते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप जैसे मादरी ज़ुबान के बारे में जो हमारा तालीमी पॉलिसी है, NEP है, उसमें बहुत ज़ोर दिया गया है। तो चूँकि आपकी बुनियादी तालीम इंग्लिश मीडियम से हुई, फिर उसके बाद आपने तकनीकी तालीम उर्दू मीडियम से हासिल की, तो कभी आपको ऐसा लगा कि उर्दू ज़ुबान किसी चीज़ की तौज़ीह और तशरीह और उसके एक्सप्लेनेशन में कहीं लैग करती है, या अगर मादरी ज़ुबान के ज़रिए से किसी कॉन्सेप्ट को समझाया जाए तो वो ज़्यादा समझ में आता है? ये दोनों कंपैरेटिवली आप बता सकते हैं? इस पर कुछ इज़हार ख़्याल कीजिए। जी। असल में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, अगर वो मदर टंग में ही पढ़ाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो उससे होता क्या है कि हम पहले इंग्लिश में उस चीज़ों को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं उर्दू में और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ उर्दू में या जो लैंग्वेज में, जो मदर टंग में अगर हम सारी चीज़ें पढ़ाई हो, तो हमारे लिए समझने में, सीखने में आसानी। ये रही बात उर्दू के लिए। और AI या जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, सबसे अच्छी बात ये थी यूनिवर्सिटी में कि जो एग्ज़ैक्ट जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही रहेगा। आप इसको कंप्लीटली दूसरी चीज़ें नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये नाम है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, आप उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद भी ये जो चीज़ें बाकी है, जो आम लोगों के दरमियान फैली हुई है, तो कन्वर्ट होने के बाद भी ये आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर उर्दू में भी पढ़ रहे हैं, तो अगर जिन लोगों को उर्दू में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ। जी, हमको जैसे शुरू-शुरू दिक्कत हो रही थी, तो वो जो चीज़ें आप जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और उसके अलावा इंग्लिश वगैरह जो वो चीज़ें हम इधर-उधर देखते हैं और जो पढ़ते हैं, तो वो टेक्निकल चीज़ तो वही एज़ इट इज़ आपको उसमें रहेगी। तो कोई ज़्यादा मेरे ख़्याल से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो उर्दू में कन्वर्ट होकर आ रही है, तो उनको समझने में आसानी हो। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मादरी ज़ुबान की अहमियत और उसकी इफ़ादियत पर बताया अपनी चीज़ें। मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है कि आपने डिपार्टमेंट में रहे, डिपार्टमेंट के अलावा जो यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर अच्छा खासा फ़ोकस हमारी यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। तो यहाँ के कैंपस लाइफ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसने आपकी लाइफ को पर कितना असरअंदाज हुआ, या वो कितना इम्पैक्टफुल रहा आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? जी, दरअसल जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में था, तो अब लोगों से सोशलाइज़ होने के लिए और कुछ ऑप्शन नहीं है जहाँ पे जो आप लोगों से मिल-जुल सकते हैं। तो शुरुआती दौर में मैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थे, जैसे कुछ सेशंस वगैरह होते थे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे टेक ट्यूरिंग हो गया या और भी बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह होते थे जिसको मैं अटेंड करता था। उसके बाद फिर काफ़ी सीनियर से जान-पहचान हो गई थी हमारी। इनफैक्ट जो 4th ईयर में थे और जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जो हमारे 4th ईयर के सीनियर थे, उनसे भी मेरी बातचीत थी। उसके वजह से उसको अटेंड करने की वजह से काफ़ी लोगों से माशाल्लाह मुलाकात हुई, जो 3rd ईयर में थे, 2nd ईयर में थे और फाइनल ईयर में थे। सारे सीनियर से मेरी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। सबके लोगों को एग्ज़ैक्टली उनके जो थॉट प्रोसेस है या हमको आगे क्या दिक्कत आने वाली है, वो चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हुई। इनफैक्ट जो इकबाल साहब हैं और भी कुछ हमारे सीनियर हैं जिनसे काफ़ी मैंने इंग्लिश सीखी है। जैसे जब मैं आया था यहाँ पे, तो आई वाज़ नॉट एक्चुअली गुड एट टॉकिंग इंग्लिश। तो वहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि बहुत लोगों से मुलाकात हुई और इंटरेक्शन हुआ, जिससे कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा-सा बेटर हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी।
और खेल-कूद वगैरह में कोई आप कभी आपका की हॉबी रही कि आप यूनिवर्सिटी में रहे तो कौन-सी चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिन पर आपने पढ़ने के अलावा फ़ोकस किया? जी यूनिवर्सिटी में हम लोग माशाल्लाह मैं सेकंड हॉस्टल में था तो सुबह-सुबह हम लोग फजर के बाद फुटबॉल खेलने जाते थे। तो हुँ, हमारे हुँ। पूरे हॉस्टल 2 के, हॉस्टल 3 के, हॉस्टल 1 के सारे लोग और 4th के भी कुछ क्लासमेट्स थे या सीनियर वगैरह थे। तो वो सब आ जाते थे और हम लोग फुटबॉल खेला करते थे। तो 1 घंटा वो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती थी। शुक्रिया। चलिए इन ख़यालात के लिए तो एक लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। The way to get started is to quit talking and begin doing. Walt Disney. परमात्मा मुझे ऐसी आंख दे जिससे मैं दुनिया की तमाम चीजों को मोहब्बत से देख सकूं। वेद। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में राह बना लेती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं जनाब एजाज़ अहमद साहब से, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस वक्त IBM में बरसरे रोज़गार है और बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो चलिए अब एक सवाल आपसे और मैं और जानना चाह रहा हूँ, वो ये कि कोई ऐसा पल जो आपको मानू में लगा कि ये मेरा सबसे प्राउड मोमेंट था, जिसमें आपको फ़ख्र हासिल हो कि यस ये दैट वाज द मोमेंट आई हैव शुड बी प्राउड ऑफ इट। एक्चुअली मैं जो सबसे बड़ी चीज़ मानूँ कि जो मुझको काफ़ी अच्छी लगी, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। वो बहुत सारे जो हमारे 10th के 11th के और जो इंटरमीडिएट के जान पहचान के जो दोस्त थे, उनसे गुफ्तगू होती थी तो मालूम होती थी कि उनका क्या सिचुएशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मानू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे लाइब्रेरी है, फ्री आपको वाईफाई मिल जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी है और जो टीचर्स जो प्रोफेसर्स हैं डिपार्टमेंट में वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो उसको लेकर मैं काफ़ी ये था कि माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ और यहाँ सीखने को काफ़ी है। सीखने को काफ़ी चीज़ें हैं, बस ये है कि हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ किया, इस वजह से आप अभी इतने अच्छे मकाम पे हैं। तो आप ये आप गोया कि आपका मतलब प्राउड मोमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया, जब पहली मरतबा आप गेट में दाखिल हुए तो आपको लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गए। जी, ये जी, जी, आपका बिल्कुल। सबसे प्राउड मोमेंट था। जी, बिल्कुल, क्योंकि इंटरमीडिएट तक मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतने बड़े कैंपस में कभी पढ़ाई नहीं की। हालाँकि मैं दूसरी जगह गया हूँ जैसे जामिया वगैरह, लेकिन इस कैंपस में आके मैं पढ़ाई करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टिल इंटरमीडिएट वो जो कॉलेज है, एक पूरा कॉलेज एक डिपार्टमेंट के बराबर भी नहीं हो सकता।
और उस तरह की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो वो यूनिवर्सिटी में आके माशाल्लाह ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था जब बाबिल में मैं एंटर कर रहा था और मैं देखा कि हाँ माशाल्लाह यहाँ जो एरिया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डिपार्टमेंट्स है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो आपको और मैं जानना चाह रहा हूँ, जो जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए, तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा की, इसमें क्यूरियोसिटी पैदा की, जिससे आपको तजस्सुस बढ़ा? आखिर मानो कि कौन सी ऐसी चीज़ थी? असल में यहाँ पे माहौल मैं कहूँगा यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था। सीनियर से इंटरेक्शन मेरा बहुत था, मैं लोगों से मिलता-जुलता था। जो पास आउट हो गए थे उनसे भी मुलाकात होती थी, तो हमको एग्ज़ैक्टली मालूम था कि आगे मार्केट में डिमांड क्या है, आगे जाके करना क्या है। तो वो चीज़ें जो इंटरेक्शन हो रही थी सीनियर से और बहुत माशाल्लाह ज़हीन सीनियर थे हमारे कि हाँ, हमको एक पाथ मिल गया। ठीक है, मैं तो मेहनत करूँगा ही, लेकिन एग्ज़ैक्टली करना क्या है, कहाँ पे मेहनत करना है, ये हमारे जो सीनियर थे उनकी तरफ से हमको मालूम हुआ। इनफैक्ट इकबाल साहब हमको जो मैं सेकंड ईयर में था उनकी क्लासेस होती थी, तो उसमें मैं शामिल होता था, मैं उनका एक स्टूडेंट भी हूँ आप कह सकते हैं। तो उनके थ्रू भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे सीनियर थे और जो असातिज़ा वगैरह थे, जिनसे हमको काफ़ी चीज़ें बाहर की ख़ास करके मालूम होती थी कि हाँ, बाहर में क्या चीज़ें हैं और हम कहाँ पे हैं और हम क्या जो गैप है वो क्या है, उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे फ़ील करना है। तो गोया कि ये मानो के माहौल में यहाँ के सीनियर्स ने आपके अंदर एक एहसास जगाया और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की तरफ राग़िब किया। तो ये आपके सीनियर्स ही रहे होंगे जिसको आप कहना चाह रहे होंगे अपनी ज़ुबान में। तो चलिए गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही जारी रखेंगे, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग एक आखिर पड़ाव की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आपसे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे अब कि आप अपने आने वाले तलबा के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानो 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो। Listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to History's Mysteries। दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज अपने मेज़बान उबैद के साथ। आज हम बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ एक्सरेज के बारे में। दोस्तों, एक्सरे की दरियाफ्त मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इनकलाबी कदम था। इसकी कहानी 1875 से 1913 के दरमियान के अरसे में मुश्तमिल है। इस दौरान कई साइंसदान रोशनी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर तहकीक कर रहे थे। 1895 में जर्मनी के एक साइंसदान विल्हेम रंटगन ने एक खास किस्म की रोशनी दरियाफ्त की जो आम आँख से नज़र नहीं आती थी। उन्होंने देखा कि ये रोशनी कुछ चीज़ों में से गुजर सकती है, जैसे कि इंसानी जिस्म, लेकिन धात या मोटे मवाद से नहीं गुजर सकती। जब इन्होंने अपनी बीवी के हाथ की हड्डी की तस्वीर खींची तो ये दुनिया की पहली एक्सरे तस्वीर बनी। इस दरियाफ्त ने मेडिकल साइंस में इनकलाब बर्पा किया। अब डॉक्टर बगैर ऑपरेशन किए जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को देख सकते थे, हड्डियों के फ्रैक्चर, गोलियों के जख्म और दीगर बीमारियों की तशखीस कर सकते थे। दोस्तों, 1913 में एक साइंसदान विल्हेम डी कूलेज ने एक्सरे ट्यूब को मजीद बेहतर बनाया, जिसकी बदौलत ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा महफूज और आम इस्तेमाल के काबिल हो गई। दोस्तों, ये दरियाफ्त साइंसी तहकीक और इंसानी फलाह और बहबूद की एक शानदार मिसाल है, जिसने दुनिया को एक नई समत दी। दोस्तों, विल्हेम रंटगन को 1919 में फिजिक्स का पहला नोबेल इनाम उनकी इस इनकलाबी दरियाफ्त एक्सरेज के लिए दिया गया था, जिसने तिब और तिबियात में इनकलाब बर्पा कर दिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज अपने होस्ट और दोस्त उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज।
दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं शाहीन उर्दू, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर मोटिवेशन शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका इस खुसूसी प्रोग्राम शाहीन उर्दू में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे गेस्ट हैं एजाज़ अहमद साहब, जो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी खूबसूरत पल को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एजाज़ साहब, लास्ट में एक चीज़ आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि आपने मेहनत की और मेहनत करके आप इस मकाम पर पहुँचे हैं। आप अपने सहपाठियों को या अपने हम तालिब इल्म को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त मानू में मौजूद हैं? जी, जो हमारे जूनियर्स हैं खास करके, या जो पढ़ने वाले हैं अभी फ़िलहाल मानू में, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, आप जो यूनिवर्सिटी है वो आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दे रही है, और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आपको प्लेटफॉर्म दे रही है जो आपको इंडिया में कहीं दूसरी जगह मिलना बहुत ही मुश्किल, ठीक है। और इस कॉस्ट में सबसे बड़ी बात है, जो इकोनॉमिकल फीस है यहाँ पे वो बहुत ही इफेक्टिव है। इस कम फीस में आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना, वाईफाई मिलना और सारी चीज़ें मिलना, जिसके हेल्प से आप क्या है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हाईटेक सिटी में है हैदराबाद, जो IT हब है, तो वहाँ पे आपको कंपनी ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे और अपने अंदर जो स्किल है, स्किल को मजबूत कर लेंगे। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो सॉफ्ट स्किल्स है, और जो टेक्निकल स्किल है, ये दोनों चीज़ें पे अगर आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए आगे जो ज़िंदगी है और जॉब का जो सीन है वो इंशाल्लाह आपके लिए आसान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को अपने ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए और उनके साथ आपने बताया कि आपने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, फिर आपने यहाँ पे कौन सी महारतें हासिल की, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को, एक खुशगवार ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और बरसरे रोज़गार हैं। तो नाजरीन, ये थे जनाब एजाज़ अहमद साहब, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने मानू से कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद बरसरे रोज़गार थे, और वो अपने ज़िंदगी के तजुर्बात और जो पेशा वराना ज़िंदगी में जो कुछ भी वो कामयाबियाँ हासिल की हैं और पर जो काम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहे थे। और उन्होंने आप तमाम जो तलबा यहाँ पर इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए बताया है कि मानू कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और मानू की सबसे बड़ा, मानू को एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ इतनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, तो फील्ड आपके लिए वसी है। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मेहनत और लगन के साथ एक ऐसी और ख़ूबसूरत खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एजाज़ अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शाहीन उर्दू प्रोग्राम में गेस्ट बन के आने के लिए। तो दोस्तों, ये थे एजाज़ अहमद साहब, जो अपनी ज़िंदगी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आइंदा फिर किसी और एपिसोड में, किसी और प्रोग्राम में आपको किसी और होनहार तलबा व तालिबात से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Shaheen Urdu, Radio Manu 90.0 FM's career motivation show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।